नमस्ते इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में विद्युत धारा के बारे में बड़े अच्छे से बता चुका हूं, तो अगर आप विद्युत धारा के बारे में समझना चाहते हैं तो आप जाकर के वो वीडियो देखेंगे तो विद्युत धारा को समझ पाएंगे। आज देखिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा का पूरा बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें रहेंगी तो मैं अगले वीडियो में वो चीज़ें आपको दे दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए प्रतिरोध होता क्या है कि किसी भी धारा जो बहती है, किसी भी चालक हो गया, कोई चालक हो गया, उसमें जो धारा बह रही है तो धारा के मार्ग में कोई कारक जो होता है, जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि कहीं पर तार को पतला या मोटा कर दिया गया, तो धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जैसे देखिए गांव में क्या होता है कि एक पतली तार लगाएंगे, उसके आगे क्या करेंगे, मोटी वाली तार लगा देंगे, फिर उसके आगे क्या करेंगे, पतली वाली तार लगा देंगे। ऐसे करके बहुत सारी तार लगाए होते हैं और फिर कहेंगे कि हमारा बल्ब जो है वो स्लो जल रहा है, अरे तुम्हारा बल्ब कैसे तेज जल रहा है। तो ये क्या होता है, वो प्रतिरोध के कारण होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध इसी को बोलते हैं। अब देखिए प्रतिरोध जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली बात क्या कि जो चालक है उसकी लंबाई पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर आप बहुत लंबा तार लगा देंगे तो उसमें धारा क्या होगी, स्लो बहेगी, प्रतिरोध ज़्यादा लगेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जो क्षेत्रफल होता है किसी भी तार का क्षेत्रफल, उसके क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या कि अगर से तार का क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन अगर क्या हुआ कि तार का क्षेत्रफल घट गया, मतलब कम हो गया, पतली तार लगा दिए तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पतली तार का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और जो मोटी तार होती है उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है। अब देखिए हम लोग समझते हैं, अब देखिए इसके बारे में बताया किसने, तो उसके बारे में बताया ओम ने। ओम ने अपना एक नियम दे दिया। अब इनका नियम क्या है कि ओम का नियम ये है कि जो ओम थे, इन्होंने विभवांतर और धारा के संबंध में क्या किया, अपना नियम दे दिया। विभवांतर मतलब वोल्टेज होता है जो हम लोग स्टेबलाइजर में घुमाते हैं, वोल्टेज, और उसकी वजह से जो धारा बहती है, जैसे बल्ब वगैरह जलता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में इन्होंने क्या किया, एक रिलेशन दे दिया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सिंपल सा चीज़ एक बताया कि जो विभवांतर होता है वोल्टेज, वो जो होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती। मतलब क्या कि अगर से वोल्टेज का मान हम लोग बढ़ाएंगे तो धारा अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे समझिए आप कि आपके घर में टीवी चल रही है, अचानक से करंट जो हुआ वो लाइट जो हुई स्लो हो गई। ठीक है, जो विद्युत है वो क्या हुई, स्लो हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, जाके स्टेबलाइजर में खट 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 घुमाते हैं। तो घुमाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और जब वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा का मान अपने आप बढ़ जाएगा, तो हमारा क्या होता है, टीवी चलने लगता है। तो ये किसने बताया, अब देखिए ये तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये किसने बताया था। तो ये किनका नियम है, ओम का नियम है। अब देखिए कभी आपने ओम के नियम के, अगर दो टाइप के ओम के नियम होते हैं, समझिए ओम का जो नियम होता है वो प्रतिरोध जो होते हैं, ओमीय प्रतिरोध होता है, एक होता है अनोमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, देखिए अब कोई चालक है, ठीक है, अब ओम के नियम के गार्डिंग इन्होंने क्या बता दिया कि V और I जो है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। मतलब इसका मान बढ़ाए तो इसका मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ से जब ये हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और वही होता है हमारा क्या, प्रतिरोध हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा IR। अब ये R यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध। अब ओमीय प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो ओमीय प्रतिरोध में क्या होता है कि अगर से V और किसी भी चालक के लिए V और I का अनुपात जो है वो समान रहे। मतलब कि मान लीजिए एक चालक है, कोई तार हो गई, उसके इस मतलब बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो पहले पॉइंट पर अगर आपने V और I का अनुपात देखा जितना आया, दूसरे पॉइंट पे भी देखा V और I का अनुपात उतना ही आया, तो समझ लीजिए ये कौन सा प्रतिरोध हो जाएगा, ओमीय प्रतिरोध हो जाएगा, अगर इसका मान हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे। लेकिन क्या होता है, कुछ कंडीशन में हो जाता है क्या कि V और I का मान क्या होता है, फिक्स नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कोई चालक हो गया, इस पॉइंट पे आपने क्या किया, V और I का मान देखा, कुछ आया, इस पॉइंट पे क्या हुआ, कुछ आ गया। तो जब ये मतलब कि ये एक ऐसा परिपथ हो जाएगा जो ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस यहाँ पर प्रतिरोध को बोला जाएगा अनओमीय प्रतिरोध। क्लियर है। नेक्स्ट बात आते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि किसी को, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा करंट लगता है, तनिक भी टच हुआ बहुत ज़्यादा करंट लग जाएगा, और किसी किसी को आप देखेंगे जो लाइनमैन आपके घर में आते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली ऐसे पकड़ करके घुमा देते हैं। तो देखिए सबकी बॉडी जो होती है उसका रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एवरेज एक निकाला गया कि जो मानव शरीर है अगर वो भीगा हुआ ना हो, मतलब कि आप नहाए हुए ना हो, ठीक है, भीगे हुए ना हो, तो आपके शरीर का जो प्रतिरोध होगा वो 10 के पावर 6 ओम हो जाएगा। ओम यहाँ पर क्या है, ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। जैसे दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं, वैसे ही प्रतिरोध को किस में मापा जाता है, ओम में मापा जाता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है 10 के पावर 6 ओम होता है। ठीक है, अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, घर में बिजली तो सबके आती है, अब बिजली जब आती है तो आपने बल्ब को ऑन कर दिया, बल्ब को जला देते हैं हम। अब बल्ब को जब जला देंगे तो कुछ ऊर्जा वो लेगा ना,
तो जो उसी का जो आकर के पैसा लेते हैं। तो जो ये ऊर्जा लेता है, जो आपका बल्ब आपने लगाया है वो ऊर्जा लेता है, तो टाइम के अनुसार लेता होगा। आपने 1 घंटे जलाया तो कुछ अलग लेता होगा, 5 घंटे जलाया तो कुछ अलग, ऐसे करके बिल हमारा आता है। तो जो ऊर्जा लेता है उसी की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोली जाती है। ठीक है, विद्युत शक्ति जो है देखिए इसमें क्या होता है, ऊर्जा होता है। अब देखिए ऊर्जा जो हम लोगों का, अगर एक यूनिट की बात करें, समझिए थोड़ा सा इस बात को, जो हम लोगों के यहाँ बिजली का बिल आता है वो तो ऐसे तो आता नहीं कि आपने 50 जूल एनर्जी लिया उसका पैसा दीजिए, तो आता है क्या, वो यूनिट के हिसाब से आता है कि आपने 5 यूनिट यूज कर लिया है, अगर 2 रुपये यूनिट के हिसाब से लग रहा है तो आपको 10 रुपये देना है। अब यूनिट क्या होते हैं हम लोगों को ये भी थोड़ा समझना चाहिए। तो समझ लीजिए सिंपल सा कि जैसे मान लीजिए क्या है, आपके यहाँ 1000 वाट का कोई भी उपकरण है, ठीक है, 1000 वाट का, और आपने उसको क्या किया, 1 घंटे तक जला दिया, 1 घंटे तक चालू रखा। मान लीजिए आपके यहाँ हाइलोजन है, आपने क्या किया, उसको 1 घंटे तक चालू रखा, बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो 1 घंटे तक अगर 1000 वाट के किसी भी उपकरण को आप चालू रखते हैं तो उस टाइम पे जो एनर्जी खत्म होती है, वो एनर्जी लिया तभी तो जल रहा था, तो जो एनर्जी खत्म होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, अब 1 यूनिट जो होता है, अब उसी का बिल आता है। जैसे मान लीजिए अब 1000 वाट का आपने 1 घंटे तक जला लिया, अब आपका 1 यूनिट का हो गया खत्म। अब आपको जितना भी यूनिट का हिसाब होगा, 2 रुपये 2.5 रुपये, बहुत जगह तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से क्या होगा, इसका बिल देना पड़ जाएगा। तो वही होता है 1 किलोवाट घंटा। क्लियर है, तो ये क्या है, विद्युत शक्ति मतलब ऊर्जा ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अमीटर। अब देखिए, अब किसी भी चालक में जो होता है, मतलब कि चालक मतलब ये तार और हो गया, उसमें कितनी धारा भरी है तो हम लोग माप नहीं सकते। करंट ऐसे लग गया, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता कि कितनी धारा भरे, तो उसको मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया। आपने देखा होगा कि कोई इलेक्ट्रिशियन हो, वो क्या करते हैं, कैसे लगा करके एक इस पॉइंट पे लगा देंगे, एक इस पॉइंट पे ऐसे 2 ठो लिए रहते हैं। अब वो क्या होगा, सुई ऐसे भागते तो वो लोग जान जाते हैं कि मतलब यहाँ पर कितनी धारा बह रही है। तो उस यंत्र को बोला जाता है अमीटर। ये क्या करता है, केवल धारा को मापने का काम करता है। ठीक है, अगली बात पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज मतलब कि ये समझ लीजिए क्या है कि एक उपकरण है ये भी। अब इसका काम क्या होता है, जैसे समझिए इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम लोग किस लिए घरों में लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज को घर में इसलिए लगाया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से करंट जब आए तो वो क्या हो, वहीं से कट जाए, हमारा जो उपकरण घर में लगे हुए हैं, जैसे पंखा हुआ, टीवी वगैरह चालू है, वो क्या हुआ, सुरक्षित बच जाए। अब सोचिए अगर फ्यूज ना लगाया जाए घर में तो क्या हो, करंट आ रहा है और करंट बहुत तेज़, कभी कभी लाइन बड़ी तेज़ हो जाती है, ठीक है, और बहुत तेज़ लाइन हो जाएगी तो आवाज़ भी आने लगती है, ठीक है, तो तेज़ी से आई और मान लीजिए आपकी टीवी क्या हुआ, जल गया। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज लगा देते हैं, और ये हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम की बात हम अपने अगले क्लास में करेंगे। तो अभी आप समझ लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज लगा देते हैं। अब ये विद्युत फ्यूज बनता किसका, अगर इसकी बात करें तो ये देखिए, अगर आप 2 चीज़ें याद रखें, सिंपल सा एक वर्ड याद रखेंगे, सीटी। ठीक है, अगर आप सीटी को याद रखते हैं तो आप याद रख पाएंगे कि विद्युत फ्यूज किसका बनता है। तो सी मतलब हो जाता है शीशा, ठीक है, सी मतलब शीशा और टी मतलब होता है टिन। शीशा और टिन का ये क्या होता है ना, मिश्र धातु होता है, इससे मिला करके हम लोग उसको क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज को बना देते हैं। अब विद्युत फ्यूज का काम ही समझ गए हैं कि विद्युत फ्यूज का जो काम होता है वो होता है कि उपकरणों को आसानी से बचा लेना। ठीक है, तो वायरिंग अगर आप घर में करवा रहे हैं तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके घर में विद्युत फ्यूज तो जरूर लगवाइएगा। अगर नहीं लगवाते इससे घाटा आपका क्या होगा कि कभी बहुत तेज करंट आया तो आपके जो उपकरण है, फैन वगैरह क्या होंगे, जल जाएंगे और आपको बार बार परेशान होना पड़ेगा। अब देखिए एक और बात को समझ लेते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप क्या, लैंप में जो चोक लगाया जाता है, फ्लोरोसेंट लैंप को अगर समझना है तो आप शादी विवाह में देखे होंगे कि वो राड लगाई जाती है, हम लोग बोलते हैं ट्यूबलाइट, तो वो लगाया जाता है। अब उसके बगल में कुछ चोक लगाया जाता है, तो वो चोक क्यों लगाया जाता है अगर इसकी बात करें तो ये चोक इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी प्रतिरोधकता क्या हो, कम हो सके और धारा आसानी से क्या हो, उसमें जा सके। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आप देखेंगे अगर कभी किसी भी ट्यूबलाइट का ये खराब हो जाता है तो होता क्या है कि वो कभी धीरे धीरे जलेगी बुझेगी, जलेगी बुझेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चोक को लगाते हैं कि ये अच्छे से क्या हो, जल सके। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।